नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय, मेरे साथ हैं सौरभ कुमार शाही, एडिटर फॉरेन अफेयर्स, और आप देख रहे हैं द रेड माइक दुनिया। अब शाही साहब को हम क्या उपाधि दें? एडिटर फॉरेन अफेयर्स की तो है ही, इसके अलावा उनको नॉस्ट्रेडामस बुला दें, उनको भविष्यवाणी करने वाला कोई एस्ट्रोलॉजर बुला दें, उनको क्या बुला दें? अंक गणित करने वाला जो लोग होते हैं, जो भविष्य बता देते हैं न्यूमरोलॉजी से। लेकिन क्या है कि जब आप बहुत लंबे दशकों से ये काम करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत सारे नेताओं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते रहते हैं, तो आपको एक आभास हो जाता है कि इस तरीके का कुछ होने वाला है, या ये रिश्ता निभेगा, ये रिश्ता नहीं निभेगा। और इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के लिए अपने हर एपिसोड में शाही साहब ने एक ही बात बोली है कि ये रिश्ता फेविकॉल का मजबूत जोड़ तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ होगी। और देखिए वही हुआ। इलॉन मस्क ने ट्रंप का कूचा छोड़ दिया, चले गए। डोजी और एफिशिएंसी लाने के लिए वो लाए गए थे, कितनी एफिशिएंसी ले आए वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो फिलहाल अब नहीं है। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने हथियार की तरह टैरिफ को इस्तेमाल किया है देश के खिलाफ, देश के अंदर इंडस्ट्रीज के खिलाफ, अलग अलग मुल्क के साथ, अब एक फेडरल कोर्ट ने यह कह दिया है कि ऐसे मनमर्जी से आप टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। क्या इन दोनों चीज का कोई कोरिलेशन है? क्या है ये पूरा मामला? आइए जानने की कोशिश करते हैं। शाही साहब, आभास था आपको? जी सर, वो हम लोगों ने कई बार प्रोग्राम में ये बात कही भी थी कि देखिए, पर्सनालिटी ट्रेट ऐसे हैं ना दोनों के कि वो साथ नहीं रह सकते। दोनों अपने आप को अल्फा मेल समझते हैं, हालांकि है नहीं, लेकिन अगर समझते भी हैं दोनों खुद को अल्फा मेल, तो दो अल्फा मेल कहाँ रहेंगे? एक साथ तो नहीं रह सकते ना। जाहिर है कि वो ईगो एक दूसरे के साथ वो टकराएगी। यहाँ पे एटलीस्ट ये बात जरूर है कहने की कि कोई झगड़ा सा नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ झगड़ा हो जाना ही मनमुटाव तो नहीं होता। वो तमाम ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसमें आपको ये लगने लगता है कि आप मेरे लिए एक पॉलिटिकल बर्डन हो गए हैं, या सामने वाली पार्टी को लगता है कि आप मेरे लिए पॉलिटिकल बर्डन हो गए हैं। तो अगर दोनों एक दूसरे को बर्डन समझने लगते हैं, तो वो रास्ता जो है वो अलग अलग कर लेना ही मेरे ख्याल से वो सही कदम होता है। और उससे ये होता है कि एटलीस्ट वी आर नॉट वॉशिंग द डर्टी लिनन इन द पब्लिक, कि भाई पब्लिक में आप कम से कम एक दूसरे को रेते नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना तो जरूर है कि दोनों को ये लगने लगा कि साथ में काम करना दोनों के लिए जो है उनके अपने इंटरेस्ट के लिए सही नहीं। हम अभी आएंगे, हमारे पास डेटा है इसको प्रूव करने के लिए। हमने ये तो पहले एपिसोड कर ही रखा है कि कैसे एलन मस्क के लिए ये जो है मुश्किल का सबब बनता जा रहा है, और कैसे टेस्ला और तमाम और जो कंपनीज वो ओन करते हैं उसके लिए एक फिनेंशियल मुश्किल का सबब जो है वो बनता जा रहा है। और आज हम ये भी देखेंगे कि कैसे एलन मस्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल का सबब जो है बनते जा रहे हैं। वो एक बहुत ही यानी वृहद तरीके से किया गया एक जो सर्वे है उसमें वो चीज़ नजर आती है। पर फिलहाल ये है न्यूज़ कि भाई 30 तारीख इनका आखिरी दिन होगा, और उसके बाद एलन मस्क किसी भी रूप में इस डोजी में नजर नहीं आएंगे। लेकिन डोजी एग्जिस्ट करेगा, ये भी न्यूज़ है, ये हमारे दर्शक यहाँ समझ लें। ये ना समझें कि एलन मस्क के साथ डोजी खत्म हो रहा है। डोजी विल एग्जिस्ट, लेकिन एलन मस्क उसमें कोई रोल जो है वो नहीं रहेगा। ये अभी की सबसे बड़ी न्यूज़ है। साथ में जो आपने मेंशन किया, एक्चुअली में इससे भी बड़ी न्यूज़ ये है कि एक फेडरल कोर्ट ने अमेरिका के ट्रंप के ये जो आर्बिट्री जो उनके टैरिफ्स उन्होंने लगाए हैं दुनिया के देशों पे, उसको नल एंड वॉइड कर दिया है, उसको इलीगल करार दिया है। ये मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इस पर रोक लगाई गई, इंजंक्शन लगाया गया है, इसको इलीगल करार दे दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये दो बहुत बड़े झटके जो हैं इस वीक रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे लगे। ये हुआ कैसे? हाउ? देखिए, ये जो कोर्ट है ना, इसके बारे में बहुत लोग ज़्यादा जानते नहीं थे। ये इसको कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। मैनहट्टन जो न्यूयॉर्क का इलाका है वहाँ पे ये एस्टेब्लिश्ड है कोर्ट। और इस पे दो समूह ने अप्रोच किया था इन टैरिफ्स को लेकर। एक तो आपको याद होगा, हम लोगों ने शो किया था कि कैसे 14 डेमोक्रेटिक स्टेट के गवर्नर्स, उन्होंने कोलिशन बना के कोर्ट को अप्रोच किया था कि भाई ये जो है ओवरस्टेपिंग है अपने राइट्स का। तो वो यहाँ पर अप्रोच किया। उसके बाद एक
नॉन पार्टीजन एक ग्रुप है जिसका नाम है लिबर्टी जस्टिस सेंटर। नॉन पार्टीजन का मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि वो रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, डेमोक्रेटिक पार्टी को, नॉन पार्टीजन है। उसने रिप्रेजेंट किया छोटे बिजनेसेस को। देखिए, एक तो ये अमेजॉन टाइप वाली चीज है, वॉलमार्ट टाइप वाली चीज है जो बड़े तादाद में इंपोर्ट कर रही है, जाहिर है उसको तो फर्क पड़ ही रहा है ना अगर उस पर टैरिफ लग रही है। लेकिन जिसको हम अंग्रेजी जबान में मॉम एंड पॉप स्टोर कहते हैं, जो मोहल्ले के कोने पे एक छोटी सी दुकान होती है, वो आर्चीज के कार्ड आपको बेच रही होगी या कुछ छोटे आइटम्स बेच रहे होंगे, पानी का छोटा बोतल बेच रहे होंगे, इस तरह का आपने यूरोप और अमेरिका में देखा होगा, ये बड़ा कॉमन है। वहां एमआरपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता ना इन देशों में, तो वो डिपेंडिंग ऑन की कौन सी दुकान कहाँ पे है वो अपनी प्राइस खुद सेट कर सकते। तो ये जो मॉम एंड पॉप स्टोर्स थे, इनकी तो हालत खराब होगी क्योंकि छोटे अमाउंट में मंगाते हैं, तो ये तो प्रेशर भी नहीं डाल सकते चाइना में या इंडिया में जो एक्सपोर्टर है उस पर तो प्रेशर भी नहीं एग्जर्ट कर सकते कि भैया तुम जो है टैरिफ को सहन कर लो। हालांकि अमेजन भी उतना बड़ा प्रेशर नहीं डाल सकता, लेकिन इनके पास तो फिर वो छोटा लिवरेज भी नहीं है। तो इस तरह के जो छोटे बिजनेसेस थे, उसमें से 5 बिजनेसेस जो थे, एक कोई शराब की दुकान थी, एक कोई फ्रूट की दुकान थी, इस तरह के उन लोगों ने अप्रोच किया इस ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम अभी हमने लिया है लिबर्टी जस्टिस सेंटर, नॉन पार्टीजन ग्रुप है। इन्होंने रिप्रेजेंट किया इन छोटे बिजनेसेस को, साथ में जो मैंने बताया 14 गवर्नर्स जो डेमोक्रेट पार्टी के थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया। दोनों मिलके गए थे ये यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के पास जो मैनहट्टन में सिचुएटेड है, और कल उसने 3-0 के वर्डिक्ट में 3 मेंबर जूरी वहां पे बैठी थी, 3-0 के साथ उन्होंने, जिसको कहते हैं कि विदाउट एनी डिसेंट, जो है उन्होंने वर्डिक्ट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दिया। और सिर्फ वर्डिक्ट ही नहीं दिया है, डाटा भी है, ये आर्बिट्री है, आप लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं। साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को 10 दिन की मोहलत दी है कि 10 दिन के अंदर में आप इंजंक्शन जो है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और इसको विड्रॉ कीजिए। मैं रूलिंग का जो एक इंपॉर्टेंट लाइन है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे वर्बेटिम पढ़ रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि रूलिंग जो है वो क्या की, वो उसने यहाँ पे क्या कहा है। तो देखें, स्पेशली जो उसने लाइन बोला है वो ये है कि, अब मैं आई एम कोटिंग वर्बेटिम, इट इज इम्परमिसिबल, इट इज एनी एज इन टैरिफ imposed by executive order by Trump is impermissible not because it is unwise or ineffective। कोर्ट ये कह रही कि हमारा तो ये काम ही नहीं है ये देखना कि इसके वैल्यू जजमेंट हम नहीं कर रहे। इट इज impermissible not because it is unwise or ineffective but because the federal law does not allow it। बहुत क्लियर है, मतलब इसमें कोई शक शुबा, कोई जहां कोई गुंजाइश जो है उन्होंने नहीं छोड़ी। मतलब कानूनी रूप से कोर्ट ने सिर्फ कानून पर बात की है, उसने ये नहीं बोला है कि आप ये बहुत बुरा कर रहे हैं, इसके ये परिणाम होंगे, वो सब में कोर्ट नहीं गया। कोर्ट सिर्फ इस चीज पे गया कि आप कर भी सकते हैं या नहीं कानूनन। तो मैं आपसे, मेरा जो अगला सवाल है वो यही है कि इससे डोनाल्ड ट्रंप की सेहत पे फर्क पड़ेगा? देखें, अभी तक की जितनी भी जजमेंट्स आई, ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने इनके अगेंस्ट में जजमेंट्स नहीं दिए। इनफैक्ट हमारे पास एक चार्ट है, उसको अगर आप देखें तो उससे आपको महसूस होगा कि तमाम चीज़ों पे इनको अभी झटके लगते रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखें, चार्ट आपके स्क्रीन पे नजर आ रही है, वॉशिंगटन पोस्ट की ये चार्ट है। इसमें जो रेड कलर है वो मामले हैं जिसपे कि कंप्लीट कोर्ट ने इनके अगेंस्ट में फैसला दिया है। पीच कलर में जो देख रहे हैं वो पार्शियली ब्लॉक्ड है, और येलो कलर में जो आप देख रहे हैं वो ऐसे डिसीजंस हैं जो अभी अवेटेड हैं, यानी कल परसों अगले हफ्ते तक में वो डिसीजन आएंगे, और ग्रीन में वो हैं जिसमें कोर्ट ने ट्रंप का साथ दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा मामलों में कोर्ट ने इनका साथ नहीं दिया है, एज इट इज वेरी एविडेंट फ्रॉम दिस लिस्ट। या हमारे दर्शक जो हैं वो वॉशिंगटन पोस्ट पे जाके और बृहद तरीके से इसके बारे में पढ़ भी इन सब में। लेकिन अगर इन सब की बात मैं करूं तो ये जजमेंट उनके लिए सबसे बड़ा झटका देने वाला जजमेंट है, क्योंकि इसने ब्लैंकेट इलीगल करा दिया। देखें ना, इसमें आप जो अभी आप लिस्ट देख रहे हैं, आप देखें इंडिविजुअल इश्यूज हैं, छोटे छोटे इश्यूज हैं, ये ब्लैंकेट अभी तक नहीं हुआ था। हालांकि मैं यहाँ पर ये भी दर्शकों को बता दूं कि जो इंडिविजुअल सेक्टर पे जो टैरिफ लगे हैं, जैसे स्टील एंड एल्यूमिनियम वाला टैरिफ, जैसे ऑटो पार्ट्स वाला टैरिफ है, जैसे ऑटोमोबाइल वाला टैरिफ है, वो इसके परव्यू में नहीं आते हैं, क्योंकि वो जिस लॉ को
इन्वोक करते हुए डाले गए थे, वो ये लॉ नहीं है जिस पे जजमेंट है। डिफरेंट लॉज का ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन करते हुए हुकूमत ने उसको इन्वोक किया है। तो ये जो लॉ है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट ऑफ 1977। ये बनाई गई थी कि इमरजेंसी अगर होगी तो ये इस तरह का आप कर सकते हैं। मैंने इसको पढ़ा भी था, मैंने इसके पूरे टेक्स्ट को पढ़ा 1977 में जब ये आई है, नाफिज की गई है, तो इसकी जो इसका जो टेक्स्ट है उसको मैंने पढ़ा है। अव्वल तो ये कि जब से ये आई है तब से किसी हुकूमत ने इसका उपयोग नहीं। 77 आज नहीं है भाई, मेरे जन्म से पहले का साल है, तो आप समझ सकते हैं आपके भी बर्थ से पहले का साल है, तो तब से आज तक में इसको किसी हुकूमत ने इन्वोक नहीं किया है। दूसरा ये कि मैं इसके फाइनल डिटेल्स पढ़ रहा था, तो ये लॉ जो है वो अनयूजुअल कोट अनकोट, मैं अगेन वर्बटिम पढ़ रहा हूं, अनयूजुअल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्रेट को काउंटर करने के लिए इट टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी एंड इट टॉक्स अबाउट सैंक्शंस, एंड इट टॉक्स अबाउट ट्रेड एम्बार्गो। लेकिन टैरिफ वर्ड का तो कहीं उसमें जिक्र ही नहीं है टेक्स्ट में। तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई ऐसे कैसे, जिस चीज का कोई जिक्र ही नहीं है, जो टेक्स्ट में है ही नहीं, तुम उसको कैसे करते? तो मतलब इसको कंप्लीटली इलीगल करार दिया गया है। अच्छा, यहाँ एक चीज और समझने की है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें बेसिकली वो फ्रीडम डे के जितने टैक्स हैं 10% वाले जो सब पे लगे हुए दुनिया के, वो नल एंड वॉइड हो गए। और फेंटानिल और इलीगल इमिग्रेशन के मामले पर जिसने कनाडा, मेक्सिको और चाइना पे जो एडिशनल लगाए थे, वो भी जीरो यहाँ पे हो गए। अब इसमें दो चीज हैं। आपने कहा ट्रंप के सेहत पे क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा कि जितने भी इंटरिम डील अभी निगोशिएट हो रहे थे दरमियान में, या निगोशिएट हो गए, यूके के केस निगोशिएट हो गए, दोज विल बिकम नल एंड वॉइड। अच्छा। क्योंकि जिस लिवरेज से आपने वो निगोशिएट किया था, वो तो लिवरेज ही खत्म हो गई। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि कोई छोटा मोटा झटका नहीं है। हालांकि काउंटर मेजर जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब सारी डील्स जो हैं वो नए सिरे से होंगी और सब देश इसको देखेंगे। मेरा ये कहना है कि क्या इस चीज को लेकर के कोई लीगल रिकोर्स, या फिर जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, हिंदुस्तान में अगर अदालत कोई फैसला सुना दे और सरकार को वो फैसला ना पसंद आए, तो हमने देखा है कि सरकार के पास ये हक है कि वो पार्लियामेंट में एक कानून ला करके और उस फैसले के विरुद्ध में अपना एक फैसला ले सकती है, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत जो भी फैसला लेगी वो नल एंड वॉइड हो जाता है। ऐसी कोई चीज अमेरिका में एग्जिस्ट करती है क्या? क्योंकि वो पलट के ये बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, आपके फैसले का सम्मान, अब ये मेरे अधीन जो आता है उसमें मैं ये कर रहा हूं। जी देखिए, अभी तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत सारे लीगल रिकोर्स बचे हुए, अभी तो उनको कांग्रेस तक जाने की जरूरत नहीं। हालांकि इस मामले में कांग्रेस वाला हेल्प इसलिए नहीं करेगा क्योंकि एग्जिस्टिंग लॉ पे फैसला लिया गया। तो कोर्ट तो ये कह रही है कि तुम्हारे बनाए हुए लॉ का ही तुम उल्लंघन कर रहे हो। वो एग्जीक्यूटिव तो ये नहीं कह रही है कि तुम जो है ओवर स्टेप कर रहे हो अपने राइट्स को, वो कह रही है कि तुम ओवर स्टेप कर रहे हो अपने राइट्स को विज़-अ-वी लेजिस्लेचर, बने हुए कानून। अगर समझ गया, बने हुए, तो लेजिस्लेचर में तो आपका रिकोर्स अभी नहीं है। लेकिन अभी रिकोर्स क्या है? ये एक फेडरल कोर्ट है, तो अमेरिका में आपको पता है फेडरल कोर्ट ऑफ अपील भी होती है। तो अभी मतलब जैसे ही जजमेंट आया उसके मिनट, मतलब मुझे नहीं लगता 2-3 मिनट भी हुए होंगे, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कोर्ट जिस अपील कोर्ट के परव्यू में आती है, विच इज द फेडरल कोर्ट ऑफ अपील इन वॉशिंगटन डीसी, उसमें इन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल कर। देखिए यहाँ इस कोर्ट में रिव्यू ये फाइल नहीं कर सकते क्योंकि 3-0 वर्डिक्ट है, तो काम ही खत्म हो गया ना। कोई 2-1 होता, कुछ भी होता, तभी तो आप रिव्यू के लिए फाइल करते। 3-0 में आप रिव्यू कैसे फाइल करेंगे? फाइल नहीं कर सकते। तो आपको सुपीरियर कोर्ट में जाना पड़ेगा इससे। तो इस जो कोर्ट ऑफ अपील है डीसी में, वहां पर इन्होंने ऑलरेडी फाइल कर दिया है। एक चीज जो इंटरेस्टिंग है इस जजमेंट में, वो ये है कि सबसे ज्यादा तल्ख जबानी जिस जज ने दिखाई वो रोनाल्ड रीगन द्वारा अपॉइंटेड जज थे, यानी रिपब्लिकन जज, जो हमने कई बार और भी केसेस में देखी है। तो इस केस में भी सबसे ज्यादा तल्ख जबानी जो है वो रिपब्लिकन अपॉइंटेड, रोनाल्ड रीगन अपॉइंटेड जज ने दिखाई है। अब कोर्ट ऑफ अपील में ये जा रहा है
मुझे लगता है कि कोर्ट ऑफ अपील इस पे हो सकता है कुछ दिन के लिए इंजंक्शन डाले, लेकिन कोर्ट ऑफ अपील जो है वो मेरे ख्याल से वो मानेगी कि ये ओवर स्टेपिंग है, यानी दे विल कंकर विद द जजमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड वाला। अब मामला बचता है कि उसके बाद लास्ट रिकोर्स आपका है सुप्रीम कोर्ट, जो हम लोग बार बार ये बात करते आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि प्रचंड बहुमत इनकी है और 2-4 तो इनके ऐसे जज हैं जो कि मतलब बिल्कुल ही जिसको कह सकते हैं कि अहमक हैं, तो उन अहमक जजेस का क्या इस पे फैसला होगा, स्पेशली रॉबर्ट्स का इस पे क्या फैसला होगा, वो देखने वाली बात होगी। तो वहां अभी रिकोर्स है, लेकिन फिलहाल देखें इसमें टाइम लगता है ना, अभी कोर्ट में जाएगी, तारीख पड़ेगी, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, आप आर्ग्यूमेंट देंगे, काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा। लेकिन ये जो फिलहाल के लिए जो इतने देशों के साथ ये ट्रेड निगोशिएट कर रहे थे, उसमें जो हथियार था वो हथियार ही आपके हाथ से छीन लिया गया, लेवरेज ही खत्म कर दिया गया ना। तो भाई किस चीज का निगोशिएशन, मतलब भारत अभी आपसे अब क्यों निगोशिएट करे? अरे चलो ऑटोमोबाइल और आयरन स्टील भारत पे लगा हुआ है अभी भी, लेकिन वो जो 10% ब्लैंकेट सब पे था वो तो भारत का भी जीरो हो गया, तो वो तो नहीं। अच्छा एक और चीज होगी, लोहे को देख वो पकड़ेगा, वो भी रंग पकड़ेगा, क्योंकि अब जैसे ही इस पे हुई तो अब जो इंडिविजुअल सेक्टर की हम बात कर रहे हैं वो जिस पावर को इन्वोक करते हुए किए गए हैं, जो इससे थोड़ा डिफरेंट है, उसको भी चैलेंज लोग करेंगे। अब तो हिम्मत आ गई ना डेमोक्रेट पार्टी में, सडनली उनको लगा कि अरे ये क्या हो गया था, इसका तो हमको पता ही नहीं था। अब दे विल स्टार्ट फाइलिंग केसेस ऑन दोज बेसिस ऑल्सो, यानी जिस बेसिस पे ऑटोमोबाइल यूनियन तुरंत उठेगा, फाइल कर देगा, ऑटो पार्ट्स इंपोर्टर तुरंत उठेंगे, फाइल कर देंगे, उसमें तो यूनियंस भी हैं। यहाँ तो कोई यूनियन भी नहीं था ढंग से, मतलब था लूजली बेस्ड यूनियन यहाँ भी है, लेकिन आपको पता है कि ये छोटे दुकानदारों का क्या यूनियन, उसके कंपैरिजन में ऑटोमोटिव और आयरन स्टील इंडस्ट्री के यूनियन ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे ना, तो उनके मुंह में खून लग गया। दो एक चीजें मैं पूछना चाहता हूं, आपने बोला इसका जो इम्पैक्ट अब और देश भी इसको बारीकी से देखेंगे और जो पूरी नेगोशिएशंस हो रही हैं वो नए सिरे से होंगी, या कम से कम एक उम्मीद मिलेगी उन सब देश के रिप्रेजेंटेटिव्स को, प्रतिनिधि मंडल को, कि अब हम इस चीज को भी फैक्टर इन करें। भारत के संदर्भ में दो चीजें आप जानते हैं, हम बहुत ही एडवांस स्टेजेस में हैं, बातचीत कर रहे हैं। अमूमन ये डोनाल्ड ट्रंप दादागिरी करते रहते हैं, मैं ये टैक्स लगा दूंगा, मैं वो टैरिफ लगा दूंगा, ये बोलते रहते हैं, और हम लोग थोड़ा बच बच के सहम के डील करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ एक तो उस पर इम्पैक्ट, और नंबर 2 आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव इस्तेमाल करके अपना फोन हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर करने का काम यूएस की कंपनी एप्पल आईफोन कर रही थी। बीच में इन्होंने हथौड़ा एप्पल पर भी चलाया कि ए टिम कुक सुन लो, अगर तुमने यूएस में बिकने वाले फोन इंडिया में बनाए या किसी और देश में बनाए तो इतना प्रतिशत यहां टैरिफ लग जाएगा तुम्हारे फोन पर। तो मैंने ये चीज एक बार बोल दी, दूसरी बात बोल दी, थैंक यू फॉर योर अटेंशन ऑन दिस मैटर, ये उनका वो नोट था। अब आपको लगता है इन सब चीजों पर भी एक रियायत या राहत मिलेगी हिंदुस्तान को बाय एक्सटेंशन, और टिम कुक को और तमाम और कंपनीज को जो इस तरीके से करार करती हैं और देशों से? जी मैं पहले सेकंड वाले सवाल का पहले जवाब देता हूं, फिर फर्स्ट पे आता हूं। देखें फिलहाल तो वो जो उन्होंने लगाया एप्पल वाले पे वो नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि वो इसके परव्यू में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन चाइना पे जब टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट और उस तरह की चीजों पे सैंक्शन हवाई पे लगाए गए थे, तो वो आर्बिट्री लगाए गए थे, उन्होंने कह दिया था नेशनल इंटरेस्ट में किया गया, और कोर्ट ने उसको इलीगल नहीं माना था। अब अगर वो टिम कुक पे सैंक्शन लगाना चाहते हैं, यानी वो टैरिफ एडिशनल लगाना चाहते हैं, इस तरह का कुछ करना चाहते हैं, तो वो सेम आर्ग्यूमेंट जो है वो इंडिया पे भी लगा, क्योंकि प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रूफ तो मतलब चाइना ने कौन सा, उन्होंने कह दिया कि चाइना से जो ड्रोन आ रहे हैं उसमें बैक एंट्री है, वो सब गलत बात है, उसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। लेकिन अगर उसको कोर्ट आर्ग्यूमेंट को मानती है तो सेम चार्जेस कैन बी पुट ऑन इंडिया स्मॉलर केस में, और उसको किया जा सकता है। तो कहने का मतलब कि तलवार हट गई है, लेकिन दूसरी तलवार तैयार भी है, और जो दूसरी तलवार है, अगर तो ये इतना इनमें पॉलिटिकल कैपिटल है कि वो सही में टिम कुक पे लगाना चाहते हैं, तो वो जो दूसरे वाला जो आर्ग्यूमेंट है जिसके तहत चाइना पे इन्होंने एक्सपोर्ट एम्बार्गो लगाए हैं, वो वाला जो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना भूलें कि जिस लॉ की अभी हम बात कर रहे थे उसमें टैरिफ इलीगल है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एम्बार्गो इलीगल नहीं है, वो उसके प्रावधान में। तो अगर इनके पास पॉलिटिकल कैपिटल है टिम कुक से लड़ने की, तो वहां पे वो उससे लड़, ठीक है। अब हम पहले वाले पे आते हैं, जो आर्ग्यूमेंट है इनका
वो 10% को लेके, और भारत ऑलरेडी WTO में चला गया और तमाम और देश जो हैं WTO में चले गए। ये बहुत ही डैमिंग वर्डिक्ट है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अब भारत हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे चाइना हो, चाहे मैक्सिको, जो भी गया है, चाहे जापान हो, सब लोग अब इस आर्ग्यूमेंट को, यानी इस वर्डिक्ट को लेके जाएंगे WTO में कहने के लिए कि आपके अपने कोर्ट ने उस आर्ग्यूमेंट को माना है जो हम बोल रहे हैं। तो सडनली अमेरिका का पोजीशन WTO में या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में अगर ये चीज जाती है तो कमजोर हो जाएगी, क्योंकि देयर ओन कोर्ट, एंड माइंड यू, ये सर्किट कोर्ट नहीं, ये फेडरल कोर्ट है, ये छोटा कोर्ट नहीं है, ये अपने आप में इकलौता कोर्ट है अमेरिका में अपने किस्म का, जो इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट पे आर्ग्यू करता है, वैसा इकलौता कोर्ट है। जिसने भी ये दिमाग लगाया, बहुत अच्छा दिमाग लगाया है, उसको उसको अलग से शाबाशी देनी चाहिए कि उसने सीधे इसी को अप्रोच कर लिया, रादर देन वो नीचे से घुसते 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 पहुंचते, और इस कोर्ट ने मन मुताबिक उसके वर्डिक्ट दे दिया है। तो दिस विल अंडरमाइन अमेरिका's own argument in whether it is at WTO or it is at the international arbitration. अब शाही साहब आइए बात की जाए लखते जिगर की। इलॉन मस्क, ये इतने नजदीक थे, इतने नजदीक थे, इतने करीब, मतलब जय और वीरू की जोड़ी साक्षात। व्हाइट हाउस में टेस्ला चली आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप उसमें बैठ रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं सब। इलॉन मस्क जो है वो अपना बहुआ को लेकर के आ जाते हैं व्हाइट हाउस में सर, मतलब इतनी करीबी, इतनी आत्मीयता। फिर ऐसा क्या हुआ? अब मैंने जो नोट देखा है इलॉन मस्क का, वो ये कहता है कि मेरा जैसे कि वादा था, मेरा टर्म खत्म हो गया। अब भाई ये कोई सरकारी अपॉइंटमेंट तो था नहीं, और ना ही ये अमेरिका के अग्निवीर थे कि कुछ इतने समय के बाद ये चले जाएंगे। भाई डोनाल्ड ट्रंप चाहते तो इनको न जाने कितने समय तक रख लेते। ना ही अभी कोई यूएस गवर्नमेंट बहुत एफिशिएंट हो गई है कि इनकी जरूरत खत्म हो गई। फिर क्या हुआ? देखिए, वो एक मेरी बहुत कुछ पसंदीदा जो मेरे डायलॉग्स हैं हिंदी फिल्मों से, उसमें एक डायलॉग है दिवाकर बनर्जी वाली जो व्योमकेश बख्शी है ना, उसमें एक डायलॉग है जिसमें कहते हैं कि सच के आसपास वाला झूठ पकड़ना मुश्किल होता है। इट्स अ वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट कि सच के आसपास वाला झूठ पकड़ना मुश्किल होता है। तो ये जो एलन मस्क कह रहे हैं ना, ये सच के आसपास वाला झूठ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका टेन्योर 30 तारीख को खत्म हो रहा है, कोई दो राय नहीं है, ये सच है। सच कैसे है कि अमेरिका में ये प्रावधान ये है कि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को शामिल करते हैं तो दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है कि आप कांग्रेसनल हियरिंग को स्किप करते हैं, आप उनको शामिल कर लेते हैं डायरेक्ट, दे आर नॉट बिहोल्डन टू कांग्रेसनल इंक्वायरी, और उसका एक म्याद होता है जो 120 दिन का होता है। 120 दिन इनके पूरे हो जाएंगे, वॉट एवर 110 120 दिन जो भी म्याद होगी, और उस दिन तक आपको निकल जाना होता है। दूसरी चीज होती है अपॉइंटमेंट, आप कांग्रेसनल रूप से करते हैं, जिसमें कांग्रेस आती है, कांग्रेस आपको अप्रूव करती है, फिर आपकी मर्जी जब तक आप रहना चाह रहे हैं। तो सच क्या है? ये बात सच है कि इनका म्याद खत्म होता है। लेकिन सच के आसपास वाला झूठ क्या है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इनको चाहते तो कांग्रेसनल हियरिंग से पास, दोनों जगह, मैं तो बार बार यही कहता हूं कि दोनों हाउस, दोनों जगह जब आपकी मेजोरिटी है, हियरिंग करवाते, पास करवा लेते। इनसे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल लोग सब जो है उनकी अपॉइंटमेंट हो गई। इनसे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल लोग जो हैं उनकी कांग्रेस के थ्रू अपॉइंटमेंट हुई है। तो ये सच के आसपास वाला झूठ जो है वो ये। असल बात ये है कि जिस तरह से मस्क को ये लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए बोझ बनते जा रहे हैं और वो कंपनी जो उनकी वो गटर में जा रही है, उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को भी ये लगने लगा कि ये आदमी मुझ पे बोझ बनता जा रहा है, और डोज की परफॉर्मेंस जो है वो उससे लोगों में ज्यादा गम गुस्सा है। हमारे पास एक सर्वे है, 10 नंबर चलाएं प्लीज। हाँ, ये एक सर्वे है, लेटेस्ट सर्वे है, पिछले महीने की ही सर्वे है, और ये बात करती है एक जो यानी डोज के परफॉर्मेंस। अब अगर आप कह रहे हैं आप पूरे देश की एफिशिएंसी नाप रहे हैं, तो कोई आपको भी नाप लेगा ना, आपका भी तो नापेगा। तो किसी ने इनकी एफिशिएंसी नाप ली।
अब इसमें बड़ा क्लियर देख सकते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में, डू यू अप्रूव और डिसअप्रूव ऑफ द वे एलन मस्क इज हैंडलिंग हिज जॉब इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ट्रैकिंग सर्वे मैं फिर से दोबारा दोहरा दूं दर्शकों के लिए। ट्रैकिंग सर्वे का मतलब होता है कि सेम सेट ऑफ पीपल से बार बार सवाल किए जाते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम में, ताकि पता चले कि ट्रैक किया जाता है। फरवरी महीने में भी अप्रूवल रेटिंग कोई बहुत अच्छी नहीं थी, 34% की अप्रूवल रेटिंग थी, और डिसअप्रूवल रेटिंग 49 थी, और बाकी लोग थे जो वो उस किस्म के थे जिनको समझ में नहीं आता था। अब डिसअप्रूवल रेटिंग जो है 57% है। तो किसी हिसाब से ये जो है बहुत अच्छी खबर इनके लिए नहीं। उसके बाद पूछा गया, मोस्ट अमेरिकन डू नॉट थिंक वेस्ट एंड फ्रॉड इन द फेडरल गवर्नमेंट हैज डिक्लाइंड सिंस ट्रम्प स्टार्टेड हिज सेकंड टर्म। यही कहते आए थे ना, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर और फ्रॉड को जो है हम उस पर नकेल कसेंगे। तो उससे पूछा गया कि वेस्ट इंक्रीज और डिक्रीज। तो पहले 25% आदमी ने बोला इंक्रीज, 43 ने कहा डिक्रीज, स्टेट द सेम बोला 31%, यानी अप्रूवल रेटिंग 43% की हुई, और फ्रॉड में अप्रूवल रेटिंग 32% है। तो यहाँ भी ये नहीं समझ पाए, यानी लोगों को नहीं कन्विंस कर पाए कि ये बढ़िया काम कर रहे हैं। और फिर सबसे आखिरी सवाल, तीसरा नंबर, how concerned are you, if at all, that Trump will do too much to reduce the size and the role of the government in US society? Very concerned 38%, somewhat concerned 21%, यानी 59% लोग जो हैं वो कंसर्न्ड हैं इनके परफॉर्मेंस से, और नॉट सो कंसर्न 19, नॉट एट ऑल 22, यानी ये अगर आप मान के चलें तो 40-41% है। तो 59 वर्सेस 41, इसका मतलब है कि पूरी तरीके से जो मागा क्राउड भी है वो इनके साथ नहीं है, वरना 41% नहीं आता। याद रखें कि ट्रंप को 52% वोट आया था। तो ये आई थिंक इनका डेथ नेल जो है, ये सर्वे जो है वो करके। बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से सर्वे इनका परफॉर्मेंस बता रहा है। आपकी बात से जो मैं समझ पा रहा हूं ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट पर किसी कंपनी में काम करते हैं और फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता। एग्जैक्टली है ना? तो ये है कि एक ऑनरेबल एग्जिट, कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया था तो हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन असली स्टोरी ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया है और आपकी परफॉर्मेंस इस तरीके की है। इसको एक और तरीके से जो देखने को मिला, खास तौर से बड़ी कंपनीज में, जैसे मर्जर और एक्विजिशन होता है, जब कोई बहुत बड़ी कंपनी को फर्ज कीजिए अक्वायर कर लिया किसी और कंपनी ने, तो ताकि थोड़ा सा रिजेंटमेंट ना हो और उन सब चीज, या फिर उथल पुथल मचे, मेरे ऊपर ना आए तो वो उथल पुथल कोई और मचाए, इसके लिए एक किसी को नियुक्त किया जाता है, कुछ समय के लिए किया जाता है ट्रांजिशन के लिए, और फिर आउट कर दिया जाता है ना? ये हमने कई बार देखा है, ये हमने अलग अलग इंडस्ट्रीज में देखा है, मीडिया इंडस्ट्री में भी देखा है हिंदुस्तान में। तो आपको लगता है कि इलॉन मस्क कहीं उस तरीके के एक इंसान थे जिन्होंने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, वो डिलीवर नहीं कर पाए? ट्रंप ये चीज शायद समझ रहे थे कि ये एक ऐसी बातें हैं जो कि मैं करूंगा तो अलोकप्रियता मेरे दिशा में आएगी, तो उसके लिए मुझे एक चेहरा चाहिए, वो चेहरा अलोकप्रिय हो जाए, मैं ना हूं, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जी, वो एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी वाला जो मामला होता है वो तो यहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि कोई ट्रम्प भी कोई बहुत ज्यादा ब्राइट बल्ब है नहीं, तो मुझे ये भी लगता है कि उनको मे भी सही में भी लगता हो कि भाई ये काम कर जाएंगे, मस्क जो है वो काम कर जाएंगे। क्योंकि देखें, हर आदमी का, ब्रिलियंट आदमी की एक लिमिट होती है ना। हम आप किसी लेवल के आदमी को ब्रिलियंट समझते हैं, सेम लेवल के आदमी को मार्था नॉसबॉम तो ब्रिलियंट नहीं समझती हूँ, हमसे ऊपर के किसी को समझती हूँ क्योंकि भाई वो इतनी बड़ी फिलोसफर हैं दुनिया की। तो वो तो लोग किसको ब्रिलियंट समझते हैं उससे लोगों का भी तो पता चलता है ना, अपना औकात भी पता चलता है कि भाई आप किसको ब्रिलियंट समझ रहे हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि वो चीज भी थे। प्रोबेबली द गाय वाज वेरी मच मेस्मराइज्ड बाय व्हाटएवर एलन मस्क अटरिंग्स एंड आइडियोसिंक्रेसीज, ये भी हो सकता है। बट जो सबसे डैमिंग वर्डिक्ट है वो तो ये है कि एक बीबीसी ने अभी एक जांच कहिए की है कि इनके जो क्लेम्स थे कि हम वेस्टफुल फंडिंग को कितना कम करेंगे, क्या करेंगे, और वो बड़ा डैमिंग है। प्लीज 8 नंबर चलाएं प्लीज। कि बीबीसी ने एक जांच की है अपनी तरफ से, और इन्होंने परिप्रेक्ष्य में रखा है दर्शकों के लिए। सबसे ऊपर है कि ये क्लेम
इनिशियल प्लेज कि हम कितना जो है वो खर्चा कम कर देंगे, विच वॉज $2 ट्रिलियन। रिवाइज प्लेज जब बन गए, पार्टी सत्ता में आ गए, तो उन्होंने क्वाइटली रिवाइज करके 50% नीचे कर दिया कि नहीं 1 ट्रिलियन तक हम बचा लें। हाँ। चले तब भी 1 ट्रिलियन कोई कम रकम नहीं। हाँ। करंट एस्टिमेटेड सेविंग जो इन्होंने बताया है, यानी डिपार्टमेंट ने खुद जो बोला है, वो $160 बिलियन का है। आप वो देख सकते हैं। उसके बाद अगला है कि आइटमाइज सेविंग, यानी जिसको आइटमाइज करके क्लेम किया गया, जिसका इन्होंने पेपर दिया है कि नहीं सेविंग, आइटमाइज सेविंग, तो वो और घट के $61 बिलियन पे है। और जिसका प्रूफ दिया गया है सेविंग्स विच रिसिप्ट अटैच, वो $32 बिलियन का है। तो जी $2 ट्रिलियन से $32 बिलियन पे हम पहुंचे हैं। ये जो 61 और 32 के बीच का फर्क है, वो इसलिए भी है कि एक कैलकुलेशन एरर ऐसा हुआ कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट था जहां इन्होंने $8 मिलियन बचाया था और अकाउंटिंग में उसको 8 बिलियन मेंशन कर दिया, तो वो 61 से तो पहले 8 वही माइनस हो गए, और उसके बाद बाकियों के इनके पास रिसिप्ट नहीं है, तो मतलब हवा हवाई हमने कर दिया, तुम देख लो। तो ये यहाँ पे बीबीसी के जांच से पता चला है। एक ऐसी जांच सीबीएस ने भी की है, वो एक कोई थिंक टैंक के साथ मिलकर सीबीएस ने किया है, और वो कहती है कि अगर ये कहते हैं कि 160 बिलियन इन्होंने बचाया है, तो 135 बिलियन इन्होंने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, और उसका उन्होंने आइटमाइज्ड प्रूफ दिया कि कैसे खर्चा कर दिया। कि एक इनका प्रोग्राम है जिसको डेफर्ड रेजिग्नेशन प्लान का, जिसमें इन्होंने लोगों को ऑफर किया मार्च महीने में कि तुम सितंबर तक रहो और सितंबर तक के बाद तुम रिजाइन कर देना, और उसको मार्च से लेकर सितंबर तक का पैसा पे कर रहे हैं, वो घर में बैठा हुआ एंजॉय कर रहा है। ऐसे लोगों की तादाद जो है वो हजारों में है। फिर कोर्ट के वर्डिक्ट से इनको 24,000 और एम्प्लॉयज जिनको इन्होंने हटाया था वापस से रिहायर करना पड़ा, तो रिहायरिंग का पूरा प्रोसेस का खर्चा, उसको रिहायर करने का खर्चा, और वो तमाम चीजें जो कंपनसेशन उसको देनी पड़ी, वॉटेवर, जब 1.5-2 महीने वो बाहर था। इसके अलावा कुछ लोगों को मिस्टेकनली इन्होंने फायर कर दिया था, उसकी तादाद कई हजारों में है, उनको वापस से हायर करना पड़ा, पूरी प्रोसेस करनी पड़ी। फिर कुछ परमानेंट एम्प्लॉय को जब इन्होंने निकाल दिया, तो पता चला कि भाई ये काम कौन करेगा। जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में जो एडवांस वार्निंग की, टिड्डे की या मौसम की एडवांस वार्निंग जो भेजी जाती है, उनको हटा दिया। अब इन्हीं का बेस का फार्मर, उसने उधर से बहुत परेशान किया कि भाई किसी को हायर करते, इन्होंने टेम्पोररी हायरिंग्स की, उसके चक्कर में उसको ज्यादा पैसा देना पड़ा, क्योंकि आपको टेम्पोररी हायरिंग है, वो हर महीने आपसे अलग जो है वो आइटमाइज्ड पैसे आपसे ले रहा है। तो कुल मिलाकर थिंक टैंक कहती है कि अगर ये क्लेम करते हैं कि 160 बिलियन इन्होंने बचाया, हालांकि हमने बताया कि आइटमाइज्ड बिल जो है वो सिर्फ $35 बिलियन का है, लेकिन फर्स्ट एक सेकंड के लिए फर्ज कर दीजिए कि 160 बिलियन इन्होंने बचाया, तो 135 बिलियन इन्होंने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया अपने अहमद पर। तो ये है जी, तो ये डॉजी की अपनी एफिशिएंसी इस तरीके की है कि ये तो घनघोर रूप से इनएफिशिएंट हुई। आपने जिसको कहा जाता है ना, 9 का कपड़ा 90 सिलाई, आप जितना बचा नहीं रहे हैं उससे ज्यादा आप खर्च कर दे रहे हैं बचाने में, और फिर इसको आप एक बहुत जबरदस्त स्कीम ऐसे में 9 का कपड़ा 90 सिलाई और फिट भी नहीं आया। और कपड़ा फिट भी नहीं आया उसके बाद, मतलब ये तो एक स्टेप उससे भी आगे। और अब दर्जी बदल के अल्ट्रेशन के लिए किसी और को दिया जाएगा कि वो फिट आए, मतलब ये सॉरी आप कह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा हूं डॉजी एग्जिस्ट करेगा, पर अब देखना पड़ेगा कि वो क्या क्वाइट डेथ होता है उसका, या सुपरनोवा जैसे फूट के मरता है वैसा होता है, क्योंकि भाई वेरी क्लियरली इट इज नॉट डिलीवरी। मेरा ये क्या, शाही साहब, लास्ट में जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप की इतने दिनों में उपलब्धि क्या है? इनका डॉजी नहीं चला, उसका प्रमाण है। ये किसी भी देश के बीच में जहां जहां ये जा करके अंपायर बनते हैं, ये वहां पर भी कोई बहुत ज्यादा सफल तो हो नहीं पाए। दावा ये कुछ भी करें, ठीक है, और आप
टैरिफ आपका वो भी फ्लॉप। तो जितनी चीज आप सौगात की तरह लेकर के आए थे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, उनमें से कोई भी चीज तो इनकी चली नहीं है। 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड और बेकार। जी मतलब मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं हो रहा, हालांकि मैं अभी भी आशान्वित हूं कि कम से कम ईरान और यूक्रेन वाला देखते हैं अभी सितंबर अक्टूबर तक में क्या होता है, उसकी भी मियाद है। सितंबर अक्टूबर तक में अगर ये दोनों भी नहीं हो पाया तो फिर तो मतलब 0 आउट ऑफ 10 ही दिया जा सकता है ना, क्योंकि फिर तो आपको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं, नथिंग टू शो फॉर इट। बिल्कुल शाही साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो अब चले गए इलॉन मस्क, समझ में नहीं आता, हम लोग जानते भी नहीं है कि आगे क्या करेंगे। अब वो आगे अपना जो भी करेंगे, एक बार पब्लिक में रहने की आदत हो जाती है, और जब आप इस तरीके से सत्ता के इतने करीब होते हैं तो आप भले ही हट जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप चुप हो जाएं। और चुप रह करके काम करने वाली ये पर्सनैलिटी है भी नहीं। तो हो सकता है कुछ बोलेंगे, जब कुछ बोलेंगे तो हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शाही साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों आपका भी। द रेड माइक दुनिया में आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।